नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। आज हम आए हैं मऊ ज़िले में। जो यहाँ की महत्वपूर्ण शख्सियत हैं साहित्यिक रूप से, जयप्रकाश धूमकेतु, उनके साथ बैठे हैं उन्हीं के द्वारा निर्मित और स्थापित राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ सिविल लाइंस भुजौटी में। जयप्रकाश धूमकेतु का नाम मैं बहुत पहले से जानता हूं और उनको एक पत्रिका जो अनियतकालीन रूप से निकालते थे और आज तक निकालते जा रहे हैं, उसका नाम है अभिनव कदम। वह पत्रिका हाशिए के समाजों और साहित्य का एक महत्वपूर्ण संकलन और एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति हुआ करती है और आज विभिन्न विषयों पर उसके विशेषांक निकले हैं जो बहुत चर्चित हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे आज राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ के निर्माण का बीज उनके मन में कब पड़ा और कैसे उन्होंने इसको स्थापित करने की योजना बनाई। आज जबकि राहुल सांकृत्यायन चर्चा से बाहर कर दिए गए हैं, उनके नाम पर एक संस्थान, एक बड़ा पुस्तकालय और एक अतिथि गृह और एक सभागार बनवाना निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन यह आसान रास्ता नहीं था। वह कैसे किन किन संघर्षों के चलते, किन किन संघर्षों से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे, कैसे इसको बनवाया, इसके बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। जयप्रकाश धूमकेतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि राहुल सांकृत्यायन पर आपको यह सृजन पीठ की स्थापना करनी चाहिए? किसान परिवार में मेरी पैदाइश हुई। वह हाशिए का समाज था। मैं भूमिहार बस्ती में रहते हुए भी एक दलित की जिंदगी जीते हुए अपने बचपन को देखा है। गरीबी की मार को देखा है करीब से। न नीचे जमीन न ऊपर आसमान। ऐसे दौर से पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रभावित होता हूं झारखंडे राय जय बहादुर सिंह से, जो गांव की गलियों में घूमते हैं, गरीबों की बस्तियों में, झोपड़ियों में जाते। मन में बात आती है कि ये लोग हैं जो गरीबों मजलूमों के लिए संघर्ष करते। पहली बुनियाद मेरी यहां से पड़ती। पढ़ते हुए मैं कबीर के पास जाता हूं। कबीर मेरे आदर्श हैं। आगे बढ़ते हुए मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं। मैं नास्तिक क्यों? पढ़ने के बाद मैं पूरे तौर से नास्तिक हो जाता हूं। आगे बढ़ते हुए मैं राहुल सांकृत्यायन के भागो नहीं दुनिया को बदलो पढ़ने के बाद मैं राहुल का हो जाता हूं। बोलगा से गंगा भी पढ़ता हूं। खोज खोज करके राहुल सांकृत्यायन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। यहीं से मेरे मन में राहुल, भगत सिंह और कबीर आकर बैठ जाते हैं, तीनों एक साथ, और उनके विचारों से प्रभावित होकर मेरी जिंदगी आगे बढ़ती है। मैं मूलतः भूगोल का विद्यार्थी रहा हूं, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूं। लेकिन बचपन से ही साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, नाटक में अभिनय करना, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा बटाना, माने विद्यालयों की सांस्कृतिक गतिविधियों में जबरदस्त हिस्सेदारी बनी रही। और फिर आगे चल के कुछ कविताएं भी लिखने लगा और खोज खोज करके साहित्यिक किताबें पढ़ना और ज़्यादातर राहुल सांकृत्यायन को पढ़ना। अब देखिए विचार कैसे आया।
एक मेरे पत्रकार मित्र थे अर्जुन सिंह, वो आरएसएस के आदमी थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, बुजुर्ग भी थे। बैठने पर बात होती थी कि इतना बड़ा विद्वान राहुल सांकृत्यायन, दुनिया के स्तर पर 150 से अधिक किताबें लिखने वाला, लेखन की शायद ही कोई विधा बची हो जिस पर कि राहुल की कलम न चली हो। लेकिन राहुल पर कुछ हुआ नहीं इस देश में। वहीं से राहुल और मजबूती से मेरे भीतर बैठ जाते, और नौकरी करते समय लगातार मैं राहुल के करीब जाता हूं और यह संकल्प लेता हूं कि राहुल सांकृत्यायन पर केंद्रित एक साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन को खड़ा करना मेरी जिंदगी का आखिरी लक्ष्य होगा। वह लक्ष्य पूरा भी हुआ। दिसंबर 2010 में रिटायरमेंट होने के बाद जो मुझे सेवानिवृत्ति के बाद फंड मिला, उस फंड से पहला काम मैंने इस जमीन को खरीदा कि किसी भी संस्था के स्थापित होने के लिए एक जमीन जरूरी है। वह जरूरी काम हमने पूरा कर लिया। दिसंबर 2012 में इस जमीन की रजिस्ट्री राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ के नाम से हुई। उसके बाद वर्धा में नामवर सिंह से मेरी मुलाकात होती है और नामवर जी से मैं 14 अप्रैल 2013 की तिथि मांगता हूं कि आपको मऊ में आना है। नामवर जी कहते हैं किस लिए आना है? मैं कहता हूं राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ का शिलान्यास आपके हाथों होगा। मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, समय देते हैं और 14 अप्रैल 2013 को नामवर जी के हाथों इस संस्था का शिलान्यास कार्यक्रम संपादित होता है, जिसमें भारत भारद्वाज, निर्मला जैन, चौथीराम यादव, विभूति नारायण राय, तमाम हस्तियां उस शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। उसी मीटिंग में भाषण देते हुए नामवर जी ने यह कहा था इसी जगह पर कि शिलान्यास तो बहुत होते हैं लेकिन इमारतें नहीं बन पाती। एक बार और मैं मऊ आना चाहता हूं जब राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ का निर्माण हो जाए। मेरे मन में वह बात खटक रही थी और जून 18 में इस परिसर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सितंबर अक्टूबर 2019 में जो परिसर आपके सामने दिखाई देता है, ए ब्लॉक पुस्तकालय भवन सभागार, दूसरा बी ब्लॉक जिसका एक पार्ट है राहुल, ये पहला पार्ट है शहीद आजम भगत सिंह मंच जो 30 बाई 20 के एरिया में है, जिस पर नाटक का मंचन होता है, और ठीक उसके पीछे कैफी आजमी गेस्ट हाउस जिसमें बाहर से आए हुए साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता यहीं ठहरते हैं, कार्यक्रम करते हैं और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। अब आप देखें कि राहुल जी, भगत सिंह मेरे भीतर बैठे हुए हैं
और कैफी आजमी। जब भी नाटक का कोई भी कार्यक्रम मऊ में निर्धारित हुआ, कैफी आजमी साहब अपने अम्बेसडर पर व्हील चेयर लादे हुए शौकत आपा के साथ मऊ आ ही जाते थे। जैसे नामवर जी ने कभी मेरे प्रस्ताव को इनकार नहीं किया, वही हालत कैफी आजमी साहब की थी कि जब याद किया कि मऊ आपको आना है, फला नाटक की प्रस्तुति है, कैफी आजमी साहब यहाँ आ जाते थे। उस भावनात्मक लगाव के कारण पीछे का जो गेस्ट हाउस है उसका नाम हमने कैफी आजमी गेस्ट हाउस का रूप दिया है। तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे किन किन स्थितियों से गुजर कर आपने इसको इस रूप में लाने का जो प्रयत्न है आपका, कहाँ से गुजरा? देखिए, संकल्प तो हमने ले लिया था अर्जुन सिंह के आपसी बातचीत से कि मुझे राहुल सांकृत्यायन के नाम पर एक संस्था को आकार देना है। संसाधन कहाँ से आए? तो अपनी नौकरी और उसकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा बचाना। लेकिन ताजुब करेंगे कि अभी तक मैंने किसी भी सरकारी अनुदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। लोगों से मैंने भीख मांगा, जो उसके जेब में है वह मेरी मदद करे। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इस तरह के जनसो सहयोग करने वालों की भूमिका है, जिसने 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, जो भी उसके जेब में आया, इस संस्था के विकास में जन सहयोग की भागीदारी को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। अभी लाइब्रेरी में आप जाएंगे, एक पेटिका पड़ी है, वह धर्म पेटिका नहीं है, आप पढ़ेंगे पाएंगे जन सहयोग पेटिका। जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी लोग आते हैं, मैं चूंकि सामने है तो उनके जेब में जो इच्छा होती है उस पॉकेट में डाल देता है, उस डब्बे में डाल देता है। उधर तीनों के वैचारिक सत्व से निर्मित व्यक्तित्व जो जेएनयू में अपनी सेवा दे रहा था, तुलसीराम में दिखाई देता है। तुलसीराम पर वो कार्यक्रम है। अच्छा, यहाँ कितने कार्यक्रम अब तक आपने किया? अब तक यहाँ कम से कम 20 से 25 कार्यक्रम हो चुके, छोटे बड़े कार्यक्रम। इसमें अभी अक्टूबर महीने में 14-15 अक्टूबर को जन संस्कृति मंच का राज्य सम्मेलन हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश से, कुछ दिल्ली से भी कम से कम 100 के आसपास साहित्यकारों का समागम यहाँ हुआ। अभी तुलसीराम का आपको हमने बताया। अभी 10 मार्च को एक बड़ा उपन्यास आया है श्रीमूर्ति का, अगम बहे दरियाओ। अगम बहे दरियाओ पर 10 मार्च को यहाँ विद्वानों का जमघट लगना है, जो अगम बहे दरियाओ उपन्यास पर बातचीत करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम अभी हरिशंकर परसाई पर एक कार्यक्रम हमने किया। हितेंद्र पटेल और उनके तमाम विद्यार्थी करीब 36 की संख्या में बंगाल से आ गए। तो ऐसे ही कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। अभी हमने लोक गायक गद्दर पर एक कार्यक्रम किया, आंध्रा के लोक गायक। तो इस तरीके से लगातार लगभग हर महीने में एक इस तरह का आयोजन चलता रहता है। आखिरी प्रश्न ये है कि आगे की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि आगे आपकी उम्र और सक्रियता अभी बहुत बची हुई है और चल रही है। अभी संस्थान बिल्कुल अभी अपने शैशवावस्था से ऊपर उठ रहा है, तो आगे की क्या परियोजनाएं हैं जिस पे आप लगे हो? देखिए रामजी भाई,
मैं मानता हूं कि अभी 10 वर्ष तक मैं ऐसे ही एक्टिव रहूंगा, यानी 85 की उम्र तक मेरा मूवमेंट रुकेगा नहीं। इस बीच यदि कोई दानदाता मिल गया तो लाइब्रेरी के ऊपर की जो एरिया है उसमें एक ऑडिटोरियम का आकार देना है। गोल मेज टाइप, जिसमें 100-200 लोग बैठें और बहस करें, हर के सामने माइक हो, और सामने जो पोर्च आप देख रहे हैं, यहां एक राहुल सांकृत्यायन की आदमकद मूर्ति, जो भागो नहीं बन दुनिया को बदलो के अंदाज में होगी, ये मेरे मन में है कि दूर से ही वह मूर्ति दिखाई दे। और दूसरे, जहां आप बैठे हैं, ये जो मंच है, इसके ऊपर गेस्ट हाउस के 2 कमरे और ऊपर ले जाना है। एक सवाल मेरा आखिर में ये है कि आज का जो दौर है पूरी तरह से सांस्कृतिक फासिज्म का दौर है, मॉब लिंचिंग का दौर है, और ऐसी माने स्थिति बनी हुई है कि प्रतिरोध की आवाज़ें लगातार सिमटती जा रही हैं। ऐसे में इस संस्थान की जो महत्ता है उसको कैसे रेखांकित करेंगे आप? देखिए, प्रतिरोध की आवाज़ें कभी दबती नहीं हैं, सिकुड़ सकती हैं। चार्ली चैपलिन के अंदाज में आ सकती हैं। चार्ली चैपलिन का मैं नाम ले रहा हूं तो आज तक दुनिया में कोई दूसरा चार्ली चैपलिन पैदा नहीं हुआ। और किसके खिलाफ वो अभिनय कर रहा था? जो पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता था। वो बोलता नहीं था। मूक अभिनय से चार्ली चैपलिन ने सत्ता की चूल्हे हिला दी। मुझे विश्वास है कि कोई न कोई चार्ली चैपलिन यहां भी पैदा होगा और उस फासिस्ट सत्ता को चुनौती देगा। अलग अलग रूपों में हो सकता है। वह बिरसा मुंडा तिलका मांझी के रूप में भी हो सकता है, वह पेरियार के रूप में भी हो सकता है, वह राहुल सांकृत्यायन भगत सिंह के रूप में भी हो सकता है। अभी एक सिंबॉलिक आपने देखा संसद के भीतर, जो 2 नौजवान घुस गए, वह तो सिंबॉलिक था, धुआं उठा ना, लेकिन वह वही प्रतिरोध की आग है जो नई पीढ़ी के भीतर, नौजवानों के भीतर सुलग रही है। ज्वालामुखी विस्फोट से रोका नहीं जा सकता इस धरती को। बहुत बहुत धन्यवाद।